सोचिए, अगर पैसे के बारे में हमें जो कुछ भी सिखाया गया वो शायद अधूरा हो या फिर गलत हो। रॉबर्ट कियोसाकी की जो फेमस किताब है रिच डैड पुअर डैड, वो ठीक यही बात कहती है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की बात करती है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये किताब हमारे पैसे को देखने के नजरिए को कैसे चैलेंज करती है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है दो पिता और उनकी सलाह में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पुअर डैड जो कहते हैं भाई खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक सेफ सिक्योर्ड जॉब पकड़ लो, मतलब एक टिपिकल रास्ता। और दूसरी तरफ है रिच डैड जिनकी सलाह बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं ये सीखो कि पैसा काम कैसे करता है ताकि तुम पैसे से अपने लिए काम करवा सको। ये सिर्फ दो सलाहें नहीं हैं, ये तो जिंदगी जीने के दो अलग अलग रास्ते हैं। और सच कहें तो फाइनेंशियल फ्रीडम की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तो ये जो दो रास्ते हैं ना, इनके बीच का जो चुनाव है वो हमें एक बहुत ही कॉमन जाल की तरफ ले जाता है। किताब में इसे रैट रेस कहा गया है। रैट रेस मतलब वो कभी न खत्म होने वाला चक्कर। आप ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में हाथ में कुछ नहीं बचता और आप वहीं के वहीं खड़े होते हैं। चलिए समझते हैं कि ये चक्कर आखिर चलता कैसे है। देखिए, ये साइकिल बहुत सिंपल है पर उतनी खतरनाक भी। शुरुआत होती है और पैसों की जरूरत से। तो क्या किया जाता है? नौकरी में और ज्यादा मेहनत, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सब कुछ। अब इनकम तो बढ़ गई लेकिन साथ ही टैक्स भी बढ़ गए। फिर उस बढ़े हुए पैसे से क्या होता है? हम लायबिलिटीज खरीदते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कि एक बड़ी कार, एक महंगा फोन। नतीजा, खर्चे बढ़ जाते हैं और हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था, पैसों की तंगी। और फिर यह साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। तो सवाल ये है कि इस राट रेस से, इस चक्कर से बाहर कैसे निकला जाए। इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, मतलब वो अपनी जिंदगी का हर एक मिनट पैसे कमाने में नहीं लगाते। इसके बजाय वो पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। वो ऐसे सिस्टम्स, ऐसी संपत्ति बनाते हैं, मान लीजिए कोई रेंटल प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस, जो उनके लिए 2400 घंटे सोते जागते पैसा कमाते रहे। असली गेम चेंजर यही है। और पैसे को काम पर लगाने का जो पूरा आइडिया है ना, उसका सीक्रेट सिर्फ एक बहुत ही बेसिक चीज को समझने में है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यकीन मानिए फाइनेंशियल सक्सेस की पूरी इमारत इसी नींव पर खड़ी होती है। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। सिंपल, जैसे एक घर जिससे हर महीने किराया आ रहा हो, वो एक एसेट है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। ये एक पैसिव इनकम का जरिया है। और इसका ठीक उल्टा है लायबिलिटी, यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले। मिसाल के तौर पर एक कार लोन, उसकी ईएमआई हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालती है। वो पैसा अंदर नहीं लाती बल्कि बाहर ले जाती है। तो चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं ताकि ये बात बिल्कुल साफ हो जाए। एक रेंटल प्रॉपर्टी, जैसा हमने कहा, किराया लाती है तो वो एक एसेट है। लेकिन जिस घर में हम खुद रहते हैं उस पर तो मेंटेनेंस, टैक्स, इन सब का खर्चा होता है, तो वो एक लायबिलिटी बन जाती है। ऐसे ही स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हैं वो एसेट्स हैं, और दूसरी तरफ कार लोन या क्रेडिट कार्ड का कर्ज, ये सब लायबिलिटीज हैं। तो सबसे जरूरी सवाल ये बन जाता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या इकट्ठा कर रहे हैं, एसेट्स या लायबिलिटीज। और यहीं पर रिच डैड का एक गोल्डन रूल आता है। वो कहते हैं पहले एसेट्स खरीदो, फिर उन एसेट्स से जो पैसा आए उससे अपनी लग्जरी की चीजें खरीदो। मतलब अपनी सैलरी से सीधे महंगी कार खरीदने के बजाय पहले कुछ ऐसा खरीदो जो और पैसा बनाए, और जब वो एसेट काफी पैसा बनाने लगे तब उस पैसे से कार खरीदो। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की सबसे बड़ी सीख है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एसेट्स बनाने हैं, लेकिन सवाल है कैसे? इसका जवाब है अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाकर, यानी पैसे को लेकर अपनी समझ को बेहतर बनाकर। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है टैक्स सिस्टम को समझना। देखिए, एक आम कर्मचारी पहले कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है और जो बचता है उसे खर्च करता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर क्या करता है? वो पहले कमाता है, फिर अपने बिजनेस पर खर्च करता है और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स देता है। देखा आपने? बस ये सीक्वेंस का फर्क कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लीगल स्ट्रक्चर्स की ये समझ किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकती है। बात सिर्फ टैक्स की नहीं है, बात माइंडसेट की है, और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। पुअर डैड कहते थे
अरे ये तो मैं खरीद ही नहीं सकता, बात खत्म, दिमाग बंद। वही रिच डैड क्या पूछते थे? वो कहते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। बस ये एक सवाल दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देता है, रास्ते ढूंढने पर मजबूर कर देता है। ये एक बंद दरवाजे को एक मौके में बदल देता है। रिच डैड की एक और बहुत जरूरी सलाह थी कि नौकरी सिर्फ कमाने के लिए मत करो, सीखने के लिए करो। ऐसी स्किल्स पर फोकस करो जो लंबे समय में काम आए, जैसे कि सेल्स और मार्केटिंग, लोगों से बात करने का हुनर यानी कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, लीडरशिप और हाँ, इन्वेस्टिंग, क्योंकि यही स्किल्स आपकी असली संपत्ति हैं। सैलरी तो आज है, कल नहीं भी हो सकती, लेकिन ये स्किल्स हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपको पैसा बनाने में मदद करेंगी। तो एसेट्स बनाना, अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना, ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? आखिर इन सब का मकसद क्या है? मकसद एक ही है, सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वित्तीय स्वतंत्रता। लेकिन इस रास्ते पर सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ज्यादातर लोग सोचेंगे पैसे की कमी, पर किताब कहती है नहीं, सबसे बड़ी बाधा है पैसा खोने का डर। देखिए, डर तो सबको लगता है, लेकिन अमीर और गरीब में फर्क इस बात का है कि वो उस डर को हैंडल कैसे करते हैं। कामयाब लोग डर को इग्नोर नहीं करते, वो उसे समझते हैं, मैनेज करते हैं और फिर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। तो आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? क्या इसका मतलब है बहुत अमीर होना? नहीं, इसकी एक बहुत ही क्लियर परिभाषा है। फाइनेंशियल फ्रीडम वो पॉइंट है जब आपके एसेट से आने वाली पैसिव इनकम आपके हर महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाए। मतलब आपको जिंदा रहने के लिए काम करने की जरूरत ही ना पड़े, आपके एसेट्स आपका सारा खर्चा उठा रहे हैं। यही वो पॉइंट है जहां किसी को अपने समय और अपनी चॉइस की असली आजादी मिलती है। और आखिर में ये पूरी बात एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुक जाती है। हमें ये तय करना होगा कि हम किसकी गुलामी करना चाहते हैं, पैसे की या अपनी आजादी की। क्या हम जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहेंगे या फिर पैसे को अपने लिए काम पर लगाकर असली आजादी हासिल करेंगे? ये चुनाव कंट्रोल और मकसद का है। तो आखिर में ये किताब हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी के फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है? क्या ये बॉस के हाथ में है, या नौकरी के, या देश की इकोनॉमी के, या फिर ये कंट्रोल ज्ञान, सही माइंडसेट और हर रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे फाइनेंशियल फैसलों के हाथ में है? इस किताब का मैसेज बिल्कुल साफ है, असली कंट्रोल हमारे अपने हाथों में है।